हाँ, करें शुरू। जी सर। अब हमारे पास आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है जीआईजीएल के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी लॉ इंडिया के अंदर बने हैं वो सारे कहाँ से बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं, हमारे संविधान से बनते हैं। क्लियर है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर अगर मैं बात करूं 395 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो हैं वो कितने हैं? 395 है, जो कि डिवाइडेड है 22 पार्ट्स के अंदर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और जिसमें टोटल शेड्यूल्स हैं 12। समझ आ गए? आपसे कोई भी पूछे कि कितने आर्टिकल्स हैं? 395। कितने पार्ट्स हैं? 22। कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल। आर्टिकल्स को अडोप्ट, जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कब अडोप्ट किया गया था भाई? इसको अडोप्ट कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन, 1949। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। बनाया 1950। बनाया किसने था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब, हाँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, भारत का संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग डील करता है। ये डेलीगेट करता है पावर टू द पब्लिक अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है गवर्नमेंट किस तरह से होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये पब्लिक अथॉरिटी, जितनी भी हमारी पब्लिक अथॉरिटीज़ है, पब्लिक अथॉरिटी को पावर डेलीगेट करता है। ये पब्लिक अथॉरिटीज़ को पावर जो है डेलीगेट करता है। और कौन कौन सी पावर है, कौन कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है? लेजिस्लेटिव पब्लिक अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है जो लॉ बनाती हैं। लिख लेना, नोट कर लो। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो लॉ बनाती है, लॉ बनाती है। मेकिंग। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है जो लॉ को मैनेज करती हैं कि भाई बना रहे, एडमिनिस्टर करती हैं, एडमिनिस्टर करती हैं कि भाई। और तीसरा होता है जुडिशियल, ये लॉ को क्या करती हैं? लॉ को एडमिनिस्टर मैनेज करने का काम करती हैं। और तीसरा आता है जुडिशियल, जुडिशियल जो लॉ को एनफोर्स करती हैं, एप्लीकेबल करती हैं। जुडिशियल कोर्ट्स वगैरह, आपने कोई लॉ को फॉलो नहीं किया, आप कहाँ जाते हो? कोर्ट्स में जाते हो, एनफोर्स किया जाता है। कोर्ट्स आपके ऊपर एनफोर्स करती हैं लॉ को कि भाई आप फॉलो करो। समझ आ गए? तो पब्लिक अथॉरिटी तीन तरह से डिवाइडेड है हमारी: लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल। समझ आ गए? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी है। ये हमारा, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे बड़ा है। कोई भी आ जाए, गवर्नमेंट आ जाए, जुडिशरी आ जाए, पब्लिक डिपार्टमेंट आ जाए, कोई लॉ आ जाए, इन सब से ऊपर क्या है? हमारा गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सब कुछ संविधान से ही शुरू होता है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू होता है। क्लियर है? एनी डाउट?
कॉन्स्टिट्यूशन sir. से ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ संविधान से शुरू होता है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होता है। क्लियर है? अब जी सर। देर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर हैं। 3 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 3 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर कौन कौन से हैं? पहला लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाते हैं, लॉ मेकिंग। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो या एग्जीक्यूटिव कह लो, जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। और तीसरा जो लॉ को, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जो रिजोल्व करवाते हैं, वो कोर्ट्स होती है, जुडिशरी होती है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करूं, गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करूं, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में आती हैं सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव की बात करूं, अगर मैं यूनियन लेजिस्लेचर की बात करूं, यूनियन लेजिस्लेचर में आते हैं राज्यसभा, लोकसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में आते हैं विधानसभा, विधान परिषद। क्लियर है? और जुडिशरी में आते जी हैं, सर, क्लियर जुडिशरी है। में हमारी कोर्ट्स आती है। जुडिशरी में हमारी क्या आती हैं? कोर्ट्स आती हैं। सिविल कोर्ट आती हैं, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। सिविल कोर्ट कौन कौन सी हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट। और हमारी जो क्रिमिनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ। अब पावर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। गौरी, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। अब पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 3 लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। सेकंड लिस्ट इज स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है, वहां पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है। यूनियन लिस्ट के अंदर टोटल 97 मैटर्स आते हैं। इन मैटर्स के ऊपर यूनियन मतलब पार्लियामेंट, सेंटर गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर है। राज्यसभा, लोकसभा ये लॉ बना सकती हैं। कहाँ पे? यूनियन लिस्ट के। जितने भी यूनियन लिस्ट के अंदर मैटर आते हैं, आप गूगल करके देख लेना यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर आते हैं, आपको सारे मैटर मिल जाएंगे। यूनियन लिस्ट में किसके पास पावर है लॉ बनाने की? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट लिस्ट के अंदर 66 मैटर आते हैं। स्टेट लिस्ट में किसके पास है पावर लॉ बनाने की? स्टेट लिस्ट के अंदर हमारी जो लॉ बनाने की पावर है, वो लॉ बनाने की पावर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर की है। इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। कंकरेंट लिस्ट में जो है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों के पास पावर होती है, पार्लियामेंट के पास और स्टेट के पास। बट इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है, लेकिन वो किसकी कंसल्ट लेती है? स्टेट की कंसल्ट लेती है। यहाँ पर पूरी पावर सेंटर गवर्नमेंट के पास है, यहाँ पर पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और यहाँ पर दोनों के पास है। लेकिन जब लॉ सेंटर गवर्नमेंट बनाती है, तो वो स्टेट की क्या करती है? कंसल्ट लेती है, स्टेट से अप्रूवल लेती है। क्लियर है? एनी डाउट? यस सर। हाँ। नो सर। हाँ, आगे बढ़े। जी। अब हमारे पास आता है प्रियम्बल। यस सर। प्रियम्बल
हमारे प्रियम्बल का मतलब होता है पर्पस। पर्पस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज ओपन करते हैं, उस पे मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा है, इन द बोल्ड लेटर वहाँ पे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सुलेमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सुवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. It is declared that Constitution has been given by the people to themselves, thereby affirming the republican character of the polity and the sovereignty of the people. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन फर्स्ट पेज इस स्टेटमेंट से शुरू होता है। प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये लिखा जाता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सुलेमनी रिजोल्व, हम रिजोल्व करते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, कि भाई हम इंडिया को सुवरीन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, कि हमारा जो क्या रहेगा, हमारे देश एक संप्रभुता रहेगी, सोशलिस्ट रहेगा, सामाजिक रहेगा, सेकुलर रहेगा, धर्म निरपेक्ष रहेगा, गण गण गणतंत्र रहेगा, और जो हम सिक्योर करेंगे भारत के हर एक नागरिक की क्या, जस्टिस को, स्वतंत्रता को, न्याय को, लिबर्टी को, समानता को, फर्टिलिटी को। इट इज़ डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय द पीपल टू द डेमोक्रेसी, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के द्वारा खुद को दिया हुआ एक उपहार है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से मिलकर बना है, लोगों ने खुद के लिए बनाया हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर आगे आते हैं। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर किसका है? हमारी जो इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो फेडरल सिस्टम है, फेडरल गवर्नमेंट है, पूरी तरह से भी फेडरल नहीं है, यूनिटरी फीचर भी है। क्या होता है फेडरल सिस्टम की, हमारी इंडिया के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट है। ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे है, बताओगे कैसे है ड्यूअल गवर्नमेंट? क्योंकि सर सेंट्रल भी और स्टेट भी है। हाँ, हमारी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल है। फेडरल का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर लेवल पे काम करती है, हर एक स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है। देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट एट अ स्टेट लेवल एंड पूरे सेंट्रल लेवल पे देयर इज अ वन सेंटर गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंटर और स्टेट लेवल पे। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट, जुडिशरी, इन सबसे ऊपर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकायदा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रॉपरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? तो जी फेडरल सर। सिस्टम के ये फीचर्स होते हैं। फेडरल सिस्टम के फीचर होते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल होना क्या कहता है कि यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़े। अब आगे आता है, हमारा फेडरल सिस्टम होते हुए भी इसमें क्या है, यूनिटरी है। फेडरल होते हुए भी इसमें क्या है, यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी का मतलब फिर भी
कंट्रोलिंग जो है एक ही गवर्नमेंट की पूरी रहती है। स्टेट लेजिस्लेचर हैव द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, कि भाई जो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर हैं उनसे रिलेटेड स्टेट के पास ही पावर है, पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है दखल अंदाजी करना स्टेट गवर्नमेंट की। समझ आ गई जो हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। फेडरल होते हुए भी यूनिटरी सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि भाई जो यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट, उनमें पार्लियामेंट बनाएगी लॉ, स्टेट लिस्ट में लॉ जो बनाएगी वो स्टेट बनाएगी। क्लियर है? और जो स्टेट से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं स्टेट ही लिस्ट बनाएगी, पार्लियामेंट उसमें किसी तरह से कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। However, our constitution make a few exception to this rule by authorizing parliament to make law even on the subject enumerated in the state list. लेकिन कुछ ऐसे मैटर भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, हो सकता है वो मैटर हमारे स्टेट लिस्ट में हो लेकिन पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है कि आप लोग भी क्या कर सकते हो, लॉ बना सकते हो। अब किन किन सिचुएशंस में स्टेट लिस्ट के मैटर को देख के भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? अगर वो लॉ देश के हित के में बनाया जा रहा है, इन द नेशनल इंटरेस्ट, अगर वो आप देश के हित को ध्यान में रख रहे हो तो स्टेट लिस्ट के मैटर से रिलेटेड भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। कोई भी इमरजेंसी आ गई, किसी भी स्टेट में इमरजेंसी आ गई, मैटर तो वो स्टेट का था लेकिन इमरजेंसी इतनी ज़्यादा इमरजेंसी आई हुई है तो सेंटर को वहाँ पे दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। हो सकता है ब्रेक डाउन हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का स्टेट के अंदर। कई बार क्या होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट जो हो जाती है कई बार टूट जाती है। जैसे अभी बीच में क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट टूट गई थी, फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट आ जाती है। और जहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिकली, दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे पार्लियामेंट ही कुछ बनाए, रूल बनाए। और अगर कोई स्टेट इंटरनेशनल लेवल पर, मान लो पंजाब किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी देश के साथ, किसी मान लो अमेरिका के साथ या फिर किसी कंट्री के साथ, दूसरी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो फिर वहाँ पे स्टेट का मैटर नहीं होता, फिर वहाँ पे पूरी कंट्री का मैटर होता है, फिर वहाँ पे पार्लियामेंट का रोल प्ले होता है। समझ आ गए? तो यहाँ पे एक्सेप्शंस है कि अगर ये चीज़ें हो जाए, अगर ये चीज़ें हैं तो स्टेट मैटर से भी रिलेटेड जो लॉ बनाएगी वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। In case of inconsistency between the law passed by the both union as well as state on particular matter under concurrent list, the law passed by the union will prevail over the state list. मान लो कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, स्टेट के पास भी यूनियन के पास भी, लेकिन दोनों गवर्नमेंट के जो लॉ है, सेंट्रल ने जो लॉ बना रखा है, स्टेट ने जो लॉ बना रखा है, दोनों के अंदर क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। दोनों लॉ ही एक दूसरे के अलग हैं। तो उस चीज़ में अगर जहाँ पर कंसिस्टेंसी आ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में आपका क्या फॉल करता है, आपका जो बड़ा है यूनियन वो क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। समझ आ गए? क्लियर है? Yes, sir. Clear. हाँ। In India, there exists single citizenship concept, unlike dual citizen concept USA. USA के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। आपको एक पर्टिकुलर स्टेट की अलग सिटीजन लेनी पड़ती है, पूरे यूएस की तो एक सिटीजन होती है, प्लस स्टेट की एक अलग से सिटीजनशिप होती है। लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। अगर आप इंडिया के सिटीजनशिप हो तो आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हो। जैसे क्या है, यूएस के अंदर आप एक स्टेट के अंदर रह रहे हो मान लो, तो आप उसी स्टेट में रह सकते हो, दूसरे स्टेट में रहने के लिए आपको वहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। हम तो इंडिया के सिटीजन हैं, हम तो कहीं भी जा सकते हैं ना, कैसे भी, है ना? जी सर। हम कहीं भी अपना घर बना सकते हैं ना, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपको वहाँ प्रॉपरली वो करना है कि उस स्टेट को प्रॉपरली ये कहना है कि मैं तो इस स्टेट का ही हूँ, तो वहाँ को आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी।
क्लियर है? जी सर क्लियर है। हाँ, कोई ऐसा मैटर है, मान लो कुछ मैटर यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं, कुछ मैटर स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं, कुछ मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में दे रखे हैं, लेकिन कुछ मैटर हैं जो ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना ही यूनियन लिस्ट में है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में है। देर इज नोट there is a matter which is not under the union list, not state list. You can say the residuary कोई भी ऐसा मैटर जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो उस मैटर से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर यूनियन के पास है। समझ आ गई? जी सर। तो हमारा यहाँ पे हमने ऊपर पूरा पढ़ लिया, फेडरल भी पढ़ लिया और भाई हमने यूनिटरी भी पढ़ लिया कि भाई ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फेडरल है, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से यूनिटरी है। हम कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन है, ये फेडरल और यूनिटरी का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ क्वेजी फेडरल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वेजी फेडरल है। इट इज़ अ क्वेजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अब जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं? इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं? हमारा जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म के फीचर क्या है? फेडरल होता है एक तरह से ग्रुप। इट इज़ अ ग्रुप पूरा, कि भाई यहाँ पे अलग अलग वो है, प्रॉपर फेडरलिज्म है, अलग अलग गवर्नमेंट अपनी है, ग्रुप्स है, डिवीज़न है, प्रॉपर डिवीज़न है। तो हमारा इंडियन फेडरलिज्म की फीचर क्या है? सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन, अ फेडरल यूनियन is in American system is formally formed by agreement between a number of sovereign and independent states, surrendering a defined part of their sovereignty and autonomy to new central organization. अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में क्या होता है, फेडरल यूनियन जो है अमेरिका के अंदर वो बनी हुई है, वो एग्रीमेंट होके बनी हुई है अलग अलग स्टेट्स के बीच में। क्या हुआ है, नंबर ऑफ अलग अलग जितने भी अमेरिका के स्टेट्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, और उन्होंने क्या किया गया है, उन्होंने सरेंडर किया हुआ है अपनी सुवरेनिटी को। उन्होंने अपनी सुवरेनिटी को, संप्रभुता को सरेंडर किया हुआ है न्यू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को। सेंट्रल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या हुआ, किया हुआ है, अपने आप को सरेंडर किया हुआ है उन्होंने कि भाई हम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहेंगे। बट देर इज एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ फेडरलिज्म एज इन कैनेडियन सिस्टम। अगर मैं कैनेडियन सिस्टम की बात करूं, वेयर द प्रोविनेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट मे बी ट्रांसफर इनटू फेडरल यूनियन बाय मेक देमसेल्फ ऑटोनोमस। कनाडा के अंदर अलग अलग क्या है, प्रोविनेंस है, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, ये ब्रैम्पटन, ये अलग अलग क्या है, देर आर प्रोविनेंस है कनाडा के अंदर। इन्होंने क्या किया हुआ है, एक ऑटोनोमस फेडरल यूनियन को बनाया गया है। अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर अलग अलग क्या है, स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स ने अपने आप को क्या किया गया है, सरेंडर किया हुआ है। इन स्टेट्स ने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, किसको, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को। अपनी सुवरेनिटी को सरेंडर किया हुआ है, किसको, सेंट्रल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको। कनाडा के अंदर क्या है, कनाडा के अंदर अलग अलग प्रोविनेंस हैं, अलग अलग प्रांत हैं। इन्होंने क्या किया है, अपने आप को एक यूनियन लेवल पे ऑटोनोमस बॉडी बनाया हुआ है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया हैड अ truly centralized unitary constitution until the
Government of India Act 1935, which is for the first time set up a federal system in the manner as Canada. इंडिया ने कनाडा वाले इसको क्या किया हुआ है, अडोप्ट किया हुआ है कि भाई जैसे इंडिया के अंदर अलग अलग, कनाडा के अंदर अलग अलग प्रोविनेंस है और उन्होंने मिलके क्या किया हुआ है, एक ऑटोनोमस अपने आप को बनाया हुआ है, उन्होंने अपने आप को एक बनाया हुआ है। ऐसे ही इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट है, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, इन्होंने इन सब ने अपने आप को ऑटोनोमस यूनिट बनाया हुआ है, इन सब ने अपने आप को ऑटोनोमस यूनिट बनाया हुआ है, अपने आप को कंबाइन करके एक फेडरेशन बनाया हुआ है जिसको यूनियन बोला जाता है, सेंट्रल बोला जाता है, जिसको सेंटर बोला जाता है। क्लियर है? Yes, sir. Clear. एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. No, sir. No doubt. सौरभ? क्लियर है सर। मंशा? जी सर, क्लियर है। गौरी? Clear, sir. नाउ आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ द स्टेट इन द फेडरेशन। स्टेट की पोजीशन क्या है फेडरेशन के अंदर? इन द फेडरल सिस्टम नंबर ऑफ सेफगार्ड आर प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट राइट एज दे आर इंडिपेंडेंट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। इन इंडिया as the state were not previously sovereign entity, the right were exercised mainly by the union। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई इंडिया में अभी ये है कि भाई फेडरेशन तो है, इंडिया के अंदर अब फेडरल सिस्टम है। अब फेडरल सिस्टम में स्टेट की भूमिका क्या है? स्टेट की हमारे फेडरल सिस्टम के अंदर हर एक स्टेट को के राइट को हमने क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। फेडरल सिस्टम के अंदर हर एक स्टेट की अपनी एक क्या है, आइडेंटिटी है, स्टेट इंडिपेंडेंट है ना भाई। क्या थे कि भाई ये कहना चाह रहा है कि इन फेडरल सिस्टम नंबर ऑफ सेफगार्ड आर प्रोवाइडेड टू दी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट राइट हैज दे वर इंडिपेंडेंट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन इन इंडिया। एंड इंडिया स्टेट वर नॉट प्रीवियसली सोवरेन एंटिटी। अगर मैं बात करूँ, पहले इंडिया में स्टेट एक सोवरेन एंटिटी नहीं थी, लेकिन जब से हमारा फेडरेशन सिस्टम बना है, हमारे जो इंडिया की स्टेट है वो क्या हो गए हैं, वो भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट एक सोवरेन एंटिटी है। हर एक स्टेट एक इंडिपेंडेंट और एक सोवरेन एंटिटी है फेडरेशन सिस्टम के आने पे। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब आता है सिटीजनशिप। द framer of American Constitution made a logical division of everything essential to the sovereignty and created a dual polity with dual citizenship। अमेरिका के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप है। सेंटर गवर्नमेंट के लिए सेंटर सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ती है, हर एक स्टेट के लिए हर एक सिटीजनशिप लेनी पड़ता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर आप एक ही सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ती है और उस सिटीजनशिप के बाद आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी कैसे भी आराम से आ जा सकते हो। रेजिडरी पावर, जितने भी रेजिडरी मैटर हैं, जितने भी एक्स्ट्रा मैटर हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है? यूनियन के पास है, यूनियन के पास है। ऐसी रेजिडरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा मैटर से रिलेटेड पावर है, जो भी एक्स्ट्रा पावर है वो सारी किसके पास है? यूनियन के पास है। In other words, Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary. It is a combination of both and is based upon the principle that in spite of federalism, national interest ought to be paramount। कि भाई फेडरलिज्म होते हुए भी कि भाई स्टेट की गवर्नमेंट अलग होगी, सेंटर की गवर्नमेंट अलग होगी, ये होते हुए भी लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल इंटरेस्ट, हमारे देश का जो हित है वो सबसे मेन चीज़ है। अगर जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी वहाँ पे हम सब कुछ भूल जाएंगे। क्लियर है?
Yes, sir. Clear है. एनी डाउट? कोई डाउट है तो मुझे बताओ. No, sir. नहीं है ना. आजकल इंडिया में क्या चल रहा है? हाल फिलहाल की न्यूज देख रहे हो? सर अभी तो भारत का पता चल रहा था. क्या चल रहा था भारत का पता? और क्या चल रहा है इंडिया में? कुछ है पता देश दुनिया का? सर G20 हो गया. और क्या हुआ? आजकल में क्या चल रहा है? अच्छा, ये सौरभ क्या चल रहा है भाई आजकल में? सर यही सब चल रहा है अभी तो. अच्छा, कनाडा वाला मैटर का नहीं पता? वो तो सर छोटा मोटा मैटर है. तो छोटा मोटा मैटर है. इंटरनेशनल लेवल पे इतना कुछ चल रहा है, वो छोटा मोटा मैटर है? दो देश आपस में लगे पड़े हैं. दिस नॉट छोटा मोटा मैटर, इज अ बिग सर मैटर. मुझे भी बताइए सर कौन से क्या हो रहा है. हाँ, क्या हो रहा है? सर मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है. कनाडा का मैटर क्या है. तो न्यूज़ देखो ना, देखा करो, करंट अफेयर तो रखा करो. बेशक आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ टाइम में. ही नहीं मिल रहा सर. टाइम निकलता है, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो, लेकिन अपने करंट अफेयर को कभी मत छोड़ना. अपनी चीज़ें जो आपके आसपास चल रही हैं ना, उनको हमेशा ऑब्जर्व करो. नेशनल इंटरेस्ट की बातें हमेशा ध्यान में रखो कि आपके साथ क्या चल रहा है, अभी क्या मार्केट में चल रहा है, क्या सा चल रहा है, खास स्पेशली हमारे इंडिया का क्या हो रहा है बिजनेस सेक्टर में. ये चीज़ें आपको हमेशा रखनी पड़ चाहिए. पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइड बाय साइड 15-20 मिनट लगा के मोबाइल देख भी रहे हो तो ऐसी जगह देखो, देख के कि भाई जिससे आपको पता चल जाए 15 मिनट के अंदर कि भाई क्या चल रहा है हाल फिलहाल में. सबसे बेस्ट सोर्स है ट्विटर. ट्विटर पे जाओ, आपको सब कुछ. एक्स पे जाओ, सब कुछ मिलेगा. दैट्स इज़ द बेस्ट. एक्स पे जाके ऐसी चीज़ फॉलो करो जो आपको बेटर न्यूज़ दे, बेटर गाइडेंस दे, बेटर चीज़ें दे. चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस न्यूज़ हो, चाहे लॉ से रिलेटेड हो, वट एवर. तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो हमेशा. कुछ मैं वेबसाइट बताता हूँ, कुछ मैं अकाउंट बताता हूँ. ट्विटर पे जाओ, एमसीए की वेबसाइट, एमसीए का अकाउंट, इसको फॉलो करो. आईसीएसआई का अकाउंट, इसको फॉलो करो. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसको फॉलो करो. आईबीबीआई, आरबीआई, सेबी, इनको तो फॉलो करो. इकोनॉमिक्स टाइम, स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एनएससी, हमेशा आपको अपडेट रखेंगे ये, हमेशा. बिजनेस न्यूज़ कोई भी. क्लियर है? जी सर. हाँ. अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की. फंडामेंटल राइट्स की कि भाई इंडिया के अंदर जो भी पैदा होता है, पैदा होते ही जो भी बर्थ जिसका होता है, द मैन बाय बर्थ हैज सर्टेन राइट. हमारे इंडिया के अंदर जन्म से ही जन्म सिद्ध कुछ अधिकार मिलते हैं, बाय बर्थ अधिक कुछ राइट्स मिलते हैं जो कि यूनिवर्सल हैं और जो अनआइलेबल हैं. उनसे आपको कोई भी, वो आपके जन्म सिद्ध अधिकार हैं, उनको आपसे कोई छीन नहीं सकता. एंड यू कुड नॉट बी डिप्राइव ऑफ दैम. छीनने का मतलब होता है डिप्राइव करना. ऐसे राइट को बोला जाता है दीज आर द फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट. एंड देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ राइट. देर आर 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट क्या है? राइट ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18. राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational right, right to constitutional remedy. These are all 6 category of
फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? These are all 6 category of fundamental rights. फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। लॉ की नज़रों में सब बराबर है, अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी हो, लेकिन लॉ की नज़रों में सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। सबको फ्रीडम का राइट है, घूमने फिरने का सबका राइट है। आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी बिना किसी उसके जा सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपके अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठा सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। आपके पास ऐसा नहीं है कि भाई देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपसे ज़बरदस्ती कन्वर्जन करवाया जाता है, लेकिन एक होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना रहे हो। आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप इस्लाम में जाना चाहते हो, आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो, आप सिखिज़म में जाना चाहते हो, आप जैनिज़्म में जाना, बुद्धिस्ट बनना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कोई सा भी धर्म आप अपनाना चाहते हो आप अपना सकते हो। आप सनातन धर्म अपनाना चाहते हो आप अपना सकते हो। आपके पास एजुकेशनल राइट है, कल्चरल राइट, एजुकेशनल राइट, आप कोई सा भी कल्चर अपना सकते हो। जैसे अब फॉरेन के लोग हैं, इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, काफ़ी इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। रशिया में पूरे लोग इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। एंड द राइट लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपके अंदर आपका राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, कि भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई हार्म कर रहा है आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो ये आपके फंडामेंटल राइट है। क्लियर है? जी यहाँ तक सर। कोई Yes, डाउट? sir. From the point of view, from the point of view of person to whom the right are available, the fundamental right be classified as, जो आर्टिकल 15, ये नोट करना, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 30, जो इसमें राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे। जो इंडिया का जो भी सिटीजन है, आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 30 के अंदर जो राइट है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेंगे, जो इंडिया का सिटीजन है। लेकिन जो आर्टिकल 40, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 ये हर एक पर्सन को मिलते हैं जो इंडियन सोइल पे है, भारत की जो सोइल के ऊपर है, जो भूमि पे है, चाहे वो कोई फॉरेनर हो, लेकिन जो इंडिया के अंदर है सबको ये राइट मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़े? जी सर, क्लियर है। ओके, अब हमारे पास आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है बात करता है स्टेट की। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है। यहाँ पे स्टेट राज्य नहीं है, स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट। और स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, कोई म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, पोर्ट हो गई, ट्रस्ट हो गया, एवरीथिंग दिस इज लोकल अथॉरिटी, जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर है। इंडियन टेरिटरी के अंदर है, जिनको कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। क्लियर है? तो वो हमारा क्या है, स्टेट की डेफिनेशन है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो मुझे बताओ। नहीं है सर डाउट। हाँ, आर्टिकल 13 हमारे लिए लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसके साथ हमारा कनेक्शन काफ़ी लंबा चलेगा। ये वाला डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरा। इस वाले चैप्टर में नोट कर लो, हमारी 2 क्लास और लगेंगी, 2 क्लासेस।
2 क्लास के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आफ्टर 2 क्लास वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। क्लियर? ओके सर। चलिए, अभी के लिए इतना ही है। कल की क्लास में मिलते हैं एक नए